स्कूल तो नहीं देगा कोई आईडी किसी तरह की, मारेगा दौड़ा के, कहेगा क्या कर रहे थे इतने साल से। हाँ, हमने तुमको कहा कि तुम टॉपर हो तो तुमने ड्रॉप कर लिया, है ना। जो जो बच्चा 2 साल से कर रहा है ड्रॉप, स्कूल जाओगे तो स्कूल वाला पहचानेगा नहीं, है ना। हाँ, नहीं स्कूल सिलेक्शन लेके जाओगे तो कहोगे यहीं पढ़ता था। हाँ। हाँ, स्पेशल पेड़ दिखाएगा, इस पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ता था। हाँ, कहेगा कि ये पेड़ है, इसी के नीचे बैठ के पढ़ता था। ये हाल है। हैं क्या चीज? हाँ ज्यादा। जल्दी करते हैं बेटा थोड़ा सा, फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? सीड पढ़ा था। फ्रूट पढ़ाते हैं फटाफट से। बैठ जा भाई, कहाँ पीछे जा रहे हैं, आगे जगह तो है। चलो पढ़ाई करेंगे। हमने बात कर ली थी। हाँ भाई, सीड को, इसको फ्रूट को बता के और एपोमिक्सिस बता के जेनेटिक्स चालू करते हैं फटाफट से। फ्रूट क्या था भाई? हाँ, किसको किसको आइडिया है फ्रूट्स के बारे में? हाँ, फ्रूट क्या होती है? राइप एंड ओवरी। अच्छा, इस वीक में इसका लेक्चर उसमें आ जाएगा मंजिल में, तो जिसके पास, जिसने नहीं देखे हुए टॉपिक छोटे हुए हैं, ठीक है, वो उससे कर लेना। ठीक है, आज आ गया, आजा भाई। वहां क्यों बैठ रहा है? आ गया, जल्दी आ गया। उतना दूर क्यों बैठ रहा है? हैं? हाँ, तुम्हें किस चीज का गम है? गम है कोई? ठीक है। हैं? अच्छा चल रहा है, सही है। हाँ। गम सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है ना। हाँ, पॉलीमरिक सब्सटेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ इधर आ जाओ। चलो, सबसे पहले क्या होता है बेटा? वॉल ऑफ ओवरी को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। हाँ, वॉल ऑफ ओवरी हमारे पास क्या होती है? पेरिकार्प। हाँ, वॉल ऑफ ओवरी क्या होती है हमारे पास? पेरिकार्प होती है। इसमें से जो आपको ना आता हो बताना। और फ्रूट की वॉल क्या होती है? फ्रूट की वॉल क्या होती है? पेरिकार्प होती है, उसको भी पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइप ऑफ फ्रूट की बात करते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट हम लोग कैसे कैसे लिखते हैं, याद करो। हम फ्रूट की टाइप लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं टाइप ऑफ फ्रूट। तो हमारे पास कौन कौन से टाइप होते हैं फ्रूट के? एक होता है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट किससे डेवलप करता है? किससे? ओवरी से। ये सारा पढ़ा हुआ है, पहले से याद करो। हाँ, तो हमारे पास सबसे पहला है ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट डेवलप करता ओवरी से। ट्रू फ्रूट किससे डेवलप करता है? डेवलप फ्रॉम ओवरी। तो ट्रू फ्रूट डेवलप करता है ओवरी से, उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किससे डेवलप करता है? थैलेमस इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है? थैलेमस। भाई ये मैं हम पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि आप इसको नोट कर लो, आपकी कॉपी में आ जाना चाहिए। थैलेमस ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने यहां दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है कैश्यू, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। यस, स्ट्रॉबेरी एग्रीगेट भी है। यस, ठीक है। उसके बाद एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट। यस, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्म हो जाए, तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। क्या एग्जांपल है? बनाना। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन कौन इन्वॉल्व है? ऑक्सिन। हाँ भाई, हार्मोन इन्वॉल्व कौन सा है? फ्रूट राइपनिंग नहीं कह रहा हूं मैं, यहां पे पार्थेनोकार्पी कह रहा हूं। ऑक्सिन है। इथिलीन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और लिखते हैं टाइप ऑफ फ्रूट, अगर किसी को याद हो। टाइप ऑफ फ्रूट एक और तरीके से क्लासिफाई करते थे। हाँ, उसमें हम लोग करते थे एक सिंपल फ्रूट। यस,
सिंपल फ्रूट किससे डेवलप करता है? सिनकार्पस ओवरी से या मोनोकार्पलरी से? यस, वो किससे डेवलप करता है? सिनकार्पस ओवरी से। मतलब ओवरी क्या होनी चाहिए? फ्यूज होनी चाहिए। बताया किसी को? बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। ठीक है, तो सिंपल फ्रूट सिनकार्पस ओवरी से डेवलप करता है। ठीक है, ये दो तरीके का होता है। हमने करा था ड्राई और फ्लैशी। ड्राई क्या होता है कि पेरिकार्प लेयर्स में डिवाइड नहीं होती, याद है? पेरिकार्प नॉट डिविजिबल इनटू लेयर या डिफरेंशिएट इनटू लेयर्स, लेयर्स में डिवाइड नहीं होती। इसके एग्जाम्पल थे हमारे पास कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस जो था वो किस में होता है? वीट और मेज में। यस, वीट और मेज में कैरियोप्सिस होता है। एक कैप्सूल भी इसमें आता है। उसके बाद होता है फ्लैशी। फ्लैशी क्या होता है? जिसमें पेरिकार्प डिवाइड होती है किसमें? किसमें डिवाइड होती है? पेरिकार्प 3 लेयर में, डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। कौन सी 3 लेयर है? जल्दी बताओ। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। यस, हम क्या खाते हैं इसमें? जल्दी बताओ ना। इसमें से हम क्या खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं। क्या खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं। क्लियर है? हम क्या खाते हैं? मीजोकार्प। मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैंगो की। कोकोनट में क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, क्लियर? एंडोस्पर्म खाते हैं। हाँ बेटा, किसमें? हाँ, किसी फ्रूट में तीनों खा सकते। मैं तो मैंगो की बात कर रहा था। अच्छा, मैंने मैंगो बोला नहीं था। ओके। दूसरा क्या है? एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट किससे डेवलप करता है? एपोकार्पस ओवरी से। यस, एपोकार्पस ओवरी से। ठीक है, और एक होता है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट किसमें होता है? अनानास में होता है, जैक फ्रूट में होता है। याद आ रहा है किसी को? ये डेवलप करता है इन्फ्लोरेसेंस से। और उसमें होता है, क्या नाम है, फिग में। फिग मतलब अंजीर वगैरह में। तो अंजीर का मतलब पीपल वाले ग्रुप में भी होगा। ये किससे डेवलप करता है? जल्दी बताओ। डेवलप फ्रॉम, डेवलप फ्रॉम, हाँ किससे? डेवलप फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस। यस, इनफ्लोरेसेंस। नोट कर लो। एपोमिक्सिस बता के मैं आगे नया चैप्टर चालू करूंगा। जल्दी, फास्ट। कुछ करना है इसमें? किसी को कुछ पूछना है? जल्दी करो बेटा, मैं जेनेटिक्स चालू करूं फिर। हाँ, आज तो ठंडा हो गया है ना? है? मैं कल कह रहा था ठंडा नहीं पड़ रहा है, ठंडा पड़ गया। चल, नहीं ठंडा नहीं पड़ेगा, गेहूं की फसल खराब हो जाएगी। हाँ, गेहूं की फसल नहीं होगी ठीक अगर पानी पड़ के खराब हो गई गेहूं। हाँ, अभी फूल आना नहीं चाहिए था, अभी तो थोड़ा और ठंडा पड़ना चाहिए था। आ जाता है जनवरी में? अच्छा। अच्छा, नवंबर में बोया होगा ना? नवंबर में बोते हैं ना? नहीं, कुछ लोग लेट बोलते हैं तो फायदा होता है। भाई क्या हो गया? तुम लोग बात क्या हुआ है? हैं? किसके पेरेंट्स का फोन आया था? तुम्हारे पेरेंट्स में से किसी का? दो पेरेंट्स का फोन आया मेरे पास सुबह, अपार आईडी को लेके। नाम नहीं पूछा मैंने। है? अपार आईडी, अपार आईडी वो तुम्हारी होती है। अरे कुछ नहीं है, तुम लोग एक आईडी जनरेट करनी है डिजी लॉकर पे। सबसे पहले क्या करो, अपने अपने आधार ठीक कर लो अगर गड़बड़ है तो। उसमें टाइम लगता है। अपने आधार वगैरह जो आपके है ना, नाम, फादर नेम पता चला उसमें कुछ नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वो ठीक कर लो बस। फोटो अपलोड अपडेट कर लो, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आधार अपना ठीक कर लो, बाकी तो फिर एक बाद की बात है सारा। ठीक है, क्योंकि आधार अपडेट होने में टाइम लगता है, 1 वीक 2 वीक जो लगे। ठीक है, हाँ। जल्दी करो बेटा। क्या चीज? तेज बोल। एग्रीगेट का एग्जांपल याद करो, क्या था? जैक फ्रूट था, और
जैक फ्रूट था, पाइनएप्पल था। अच्छा, कंपोजिट का है तो कोई नहीं, इसमें भी लिख देते हैं। कस्टर्ड एप्पल था बेटा उसमें। यस, कस्टर्ड एप्पल था, और क्या था? स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, कस्टर्ड एप्पल है, मलबरी उसमें आता है कंपोजिट में। कस्टर्ड एप्पल किसको कहते हैं? शरीफा। अच्छा, एपोकार्पस में माइकीलिया है कि पेपेवर है? माइकीलिया। तो माइकीलिया आप यहां लिख सकते हो, है ना? ठीक है, रोज की फैमिली के मैक्सिमम एपोकार्पस में, रोज, लोटस। जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी करेंगे। चलिए जल्दी करिए, एपोमिक्सिस बता के आपको। करें, एनसीईआरटी पढ़ लो फ्रूट्स में, जिसके पास एनसीईआरटी पढ़ लो। और फ्रूट के डायग्राम दे रखे हैं। एप्पल में एपिकार्प, मीजोकार्प बना हुआ है डायग्राम में, चेक करो, बना हुआ है ना? हाँ, जल्दी जल्दी फास्ट करो बेटा, करते हैं फिर आगे। कैरियोप्सिस अलग फ्रूट है बेटा, ड्रूप अलग फ्रूट होता है, ड्रूप फ्लैशी फ्रूट होता है। कैरियोप्सिस, हाँ, एक एक नाम होता है। कैरियोप्सिस किसे बोलते हैं? जिसमें सीड कोट और फ्रूट वॉल पूरी पूरी फ्यूज होती है। समझ में आ रहा है? सीड, जैसे सीड की कोट है और फ्रूट की वॉल है, वो आपस में जुड़ी होती है, मेज में और वीट में, है ना? इनमें कैरियोप्सिस है। अकीन होता है कि एक जगह फ्यूज होता है, मतलब क्या होगा? सीड जो है फ्रूट वॉल से एक जगह जुड़ा, तो उसे अकीन कहते हैं। जैसे मान ले, ये ओवरी की वॉल, ये फ्रूट वॉल है, और ये सीड है, तो ये सिर्फ यहां जुड़ा हुआ है। होता वो अकीन भी ड्राई फ्रूट है एक्चुअल में। अकीन कौन सा फ्रूट होता है? ड्राई। अब क्या होता है स्ट्रॉबेरी में? क्या होता है आपके पास, ध्यान सुना, स्ट्रॉबेरी में क्या होता है कि इस तरीके से, ये मेरे पास क्या है? ये एक कार्पल है, ऐसे बहुत सारे कार्पल होते हैं। यस, हर एक कार्पल में एक सीड बनता है, तो हर एक ये वाला स्ट्रक्चर एक एकीन बनता है। एकीन क्या होता है? सीड सिर्फ एक जगह जुड़ा होता है फ्रूट वॉल से। अब वो जो हम स्ट्रॉबेरी बनाते हैं, उसके सरफेस पर ये एकीन बन जाते हैं बहुत सारे, और उसका थैलेमस भी खाते हैं। तो थैलेमस खाते हैं इसलिए वो फॉल्स फ्रूट है। बहुत सारे कार्पल होते हैं इसलिए वो क्या बनाएगा? एग्रीगेट फ्रूट बनाएगा। और हर एक कार्पल एक ड्राई फ्रूट बनाता है जिसे अकीन कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रॉबेरी जो है तीन चीज का एग्जाम्पल है। एक है एग्रीगेट फ्रूट का, क्योंकि उसमें क्या होता है? बहुत सारे कार्पल होते हैं, एपोकार्पस। दूसरा वो एकीन का एग्जाम्पल है। एकीन क्या होता है कि ड्राई फ्रूट क्या होता है? सुनो, ड्राई फ्रूट होता है कि पेरिकार्प लेयर्स में डिवाइड नहीं हुई। तो हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि कैरियोप्सिस क्या होता है। जैसे मेज वगैरह में क्या होता है, मेज का अगर आप डायग्राम देखोगे, तो ये सीड कोट है और ये फ्रूट वॉल है, ये दोनों पूरे पूरे जुड़े होते हैं ऐसे। अकीन में क्या होता है कि ये फ्रूट वॉल है और ये सीड कोट है, ये सिर्फ एक जगह जुड़ा हुआ है ऐसे, इसे अकीन बोलते हैं। तो ये एक अकीन बना देगा, ये एक अकीन बना देगा, ये एक अकीन बना देगा। एक अकीन में एक सीड होता है और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब वो जो आपको डॉट डॉट स्ट्रॉबेरी की सरफेस पे दिखते हैं ना, वो सारे अकीन है। तो मान लो एक स्ट्रॉबेरी में ऐसे 5,000 अकीन है सरफेस पे, इतना मतलब उतने सारे उसमें क्या थे? कार्पल थे। हर कार्पल एक एकीन बनाता है। जब स्ट्रॉबेरी को काटेंगे तो उसमें सेंटर वाला पार्ट थैलेमस से बना है, तो इसलिए कौन सा फ्रूट हो गया? फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि थैलेमस खा रहे हैं। अकीन क्या है? उसका जो कार्पल है वो एक ड्राई फ्रूट बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अकीन। अकीन का मतलब है कि फ्रूट वॉल और सीड कोट कहां फ्यूज है? एक सिंगल पोजीशन पे। क्लियर है? बोल भाई। अलग अलग चीज होती है चेरी और स्ट्रॉबेरी तो, कोई बात नहीं, बाद में खा के पता चलेगा। इधर चलो, पढ़ाई करो, है ना?
स्टूडेंट लाइफ में एक ही चीज मिलती है खाने को, गाली। पढ़ाई कर ले, ठीक है। हाँ, जल्दी करो, एप्पल खा रहे हैं, बताओ। हाँ बेटा, तेज बोलो, कहाँ हो तुम? तू पूछ रहा है? एग्रीगेट में कैश्यू को रख सकते हैं, हाँ, पर कोई ऐसा दे नहीं रखा एनसीईआरटी में। तो इतना धीरे पूछ रहा है, पीछे से आवाज आ रही है? हाँ कोई नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जल्दी जल्दी पढ़े बेटा, एक बार एपोमिक्सिस बता के इसको आगे चलते हैं। फ्रूट्स में इतना ही याद करना आपने। जिसको थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, कोशिश करो। मैं इसकी बात कर रहा था बेटा, इस डायग्राम की बात कर रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने देखा है एप्पल के, जैसे एप्पल का सीड होता है उसके बाहर एक एक लेयर होती है हार्ड सी, देखा है किसी ने? एप्पल के सीड के जस्ट बाहर वो एंडोकार्प होती है। उसके बाहर फिर एक लेयर होती है, फिर एक और लेयर होती है, फिर ये वाला पार्ट हम खाते हैं। तो स्ट्रॉबेरी में थैलेमस खा रहे हैं, ये एकीन है, जो बीज होता है ना बाहर, वो एकीन है, और वो एक कार्पल से बना है, ठीक है। आ जाओ, एपोमिक्सिस क्या है देखते हैं जरा। एपोमिक्सिस क्या है जल्दी से देखते हैं। हाँ भाई, कुछ डेफिनेशंस हैं जहां से ये आपको कंफ्यूज करेगा। इसमें इसका क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड आता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, हम लोग क्या समझते हैं, ध्यान सुनेंगे बेटा। अगर हम यहां पे कुछ डेफिनेशन लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं फ्रूट डेवलपमेंट, ध्यान से सुनेंगे। हम कुछ डेफिनेशंस लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है। सबसे पहले हम ये लिख रहे हैं कि जो फ्रूट डेवलपमेंट होती है, फ्रूट डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक फ्रूट डेवलपमेंट हो सकती है और एक सीड डेवलपमेंट हो सकती है। दोनों केस में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो दोनों की डेफिनेशन अलग है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। यस, क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पी। और अगर हम लोग विदाउट सीड डेवलपमेंट कर रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। ये आपको समझना पड़ेगा पहले। अनफर्टिलाइज एग से इंडिविजुअल बनना पार्थिनोजेनेसिस, सही है। उसको क्या बोल रहे हैं हम? एपोमिक्सिस बोल रहे हैं। सीड डेवलपमेंट हम क्या कर रहे हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इन डेफिनेशंस में गलती नहीं करना, नहीं तो फंस जाओगे। ये डेफिनेशन आ रखी है नीट में ऑलरेडी। सबसे पहले क्या होता है बेटा, ध्यान सुनेंगे। हमारे पास क्या होता है कि सीड जो है इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कहां होती है? इनसाइड एम्ब्रियो सैक। कहां होती है? इनसाइड एम्ब्रियो सैक होती है, ठीक है। हमारे पास क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें सीड जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। अब वो कैसे बनता है वो हम देख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कैसे बनता है उसके दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले हमने ये बना दिया यहां पर, ये ओव्यूल बना दिया। हमारे पास ये एम्ब्रियो सैक है। एक तरीका ये है कि इसके अंदर जो एग सेल है वो डिप्लॉयड है। एग सेल कैसा है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड एग सेल कैसे बनेगा? क्या एब्सेंट थी? रिडक्शन डिवीजन। क्या एब्सेंट थी? रिडक्शन डिवीजन। मतलब मियोसिस नहीं हुई। अगर मियोसिस नहीं हुई तो एग सेल कैसा है? डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड एग सेल से डायरेक्टली मेरे पास क्या बन जाए? एम्ब्रियो बन जाए। क्या बन जाए? एम्ब्रियो बन जाए। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका तुम्हारे पास यह है कि हमारे पास यहां पर यह एम्ब्रियो सैक है और यहां पर आपको याद है न्यूसिलस के सेल्स होते हैं। तो न्यूसिलस के सेल्स एम्ब्रियो बना दें और वो एम्ब्रियो बनकर इसके अंदर चला जाए एम्ब्रियो सैक के। समझो, दो तरीके हैं इसके जो एपोमिक्सिस के आपके एनसीईआरटी देखती है। पहला, एग सेल कैसा हो जाए? डिप्लॉयड, और वो क्या बना दे? एम्ब्रियो बना दे। यहां तक कोई डाउट है? डिप्लॉयड एग सेल क्या बना दे? एम्ब्रियो बना दे। दूसरा क्या है कि न्यूसिलस के सेल डिप्लॉयड है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई, वो क्या करते हैं? एम्ब्रियो बना दें, फॉर्म एम्ब्रियो,
और वो किसके अंदर एंटर कर जाए, वो एंटर कर जाए किसके अंदर, एंटर इनटू किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो एंटर कर जाए एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब क्या है, आपकी एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने लिखा है कुछ ग्रासेस में ऐसा होता है, किसमें होता है, कुछ ग्रासेस में। उसके अलावा सम मेंबर ऑफ एस्ट्रासियाई, एस्ट्रासियाई क्या है, क्या है, सनफ्लावर हो गया, यस। उसके अलावा उन्होंने लिखा है सिट्रस और मैंगो। सिट्रस और मैंगो में क्या होता है, बाई न्यूसिलस होता है। इसके लिए नहीं बताया कहां से बनता है एम्ब्रियो, इसके लिए बताया कि वो किससे बनता है, न्यूसिलस से बनता है। तो सिट्रस और मैंगो में वो न्यूसिलस के सेल हैं, वो बनते हैं। अब इसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ध्यान सुनेंगे, इसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए एपोमिक्सिस के। सबसे पहले फीचर, पहला फीचर ऑफ एपोमिक्सिस, क्या इसमें फर्टिलाइजेशन हुई है, नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें वेरिएशन नहीं आती, इसमें क्या नहीं आती, वेरिएशन नहीं आती। एम्ब्रियो जो होता है वो जेनेटिकली सेम होता है, एम्ब्रियो क्या होगा, इज जेनेटिकली सेम, किससे सेम होगा, सेम टू पेरेंट प्लांट। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनेंगे, मैं अगर आपसे बोलूं कि एम्ब्रियो की जीन किससे मैच करे, देखो मेरी बात सुनो, नॉर्मल जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उसकी जीन सीड कोट और न्यूक्लियस से मैच नहीं करती, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से बना। मेरी बात समझ में आ रही है, जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व हुए थे। यहां पर एम्ब्रियो या तो डिप्लॉयड एक्सेल से बना है या न्यूक्लियस से बना है, तो उसकी जीन 100% न्यूक्लियस से, लीफ से, रूट से मैच करेगी। जो जीन रूट में होगी, जो जीन लीफ में होगी, समझ में आ रहा है, वही जीन किस में प्रेजेंट होगी, एम्ब्रियो में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। ये क्लियर है, बोलो, ये क्लियर है। ये एक तरीके से मिमिक करता है, मिमिक मतलब मिमिक्री करता है। ये मिमिक करता है किसको, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। कैसे करता है, सीड फॉर्मेशन से। कैसे करता है, बाई सीड फॉर्मेशन। मेरी बात समझ में आ रही है, बाई सीड फॉर्मेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ये चीज, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, यहीं से हम रिलेट करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। हमने कहा है कि एक या एक से ज्यादा एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक में घुस जाएगा। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है हमारे पास, एक से ज्यादा एम्ब्रियो होना। क्या होता है, ड्यू टू एपोमिक्सिस, कई बार क्या होता है, ड्यू टू एपोमिक्सिस हमारे पास एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं। क्लियर है, मोर देन वन एम्ब्रियो बन जाते हैं। एक से ज्यादा एम्ब्रियो किसके अंदर, सीड के अंदर, किसके अंदर, सीड के अंदर। इसका एग्जांपल वो कहता है कि आप जो है ना उसका सीड देखो, क्या नाम है, ऑरेंज का। ऑरेंज और सिट्रस की फैमिली सेम है, यस। कोई बताएगा कि ये मोनोडेल्फस होता है, डाइडेल्फस होता है, पॉलीडेल्फस होता है। डाइडेल्फस तो पी है, पॉलीडेल्फस होगा। मोनोडेल्फस क्या था, चाइना रोज। डाइडेल्फस पी, पॉलीडेल्फस सिट्रस, ठीक है, सिट्रस की फैमिली। और प्लेसेंटेशन याद है किसी को, एक्साइल है, ठीक है। हमें सिट्रस का बस इतनी जानकारी चाहिए और हमें कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। हमें उसकी फैमिली नहीं पढ़नी, हमें कुछ नहीं पढ़ना, पर हमें यह ध्यान में आ रहा है कि कुछ ग्रासेस में होता है, सनफ्लावर की फैमिली के कुछ मेंबर में होता है, सिट्रस और मैंगो में होता है। पॉली एम्ब्रियोनी है मुझे सिट्रस में दिख जाएगी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से हो रही है। जब न्यूक्लियस से होता है ना, तो कई बार क्या होता है, यहां पे कुछ सेल्स है वो घुस जाएंगे इसमें, तो एक एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एम्ब्रियो आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। नॉर्मली आपने क्या पढ़ा है कि एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक होता है और उसके अंदर एक जाइगोट बनता है, यही पढ़ा है ना। तो एक सीड में कितने एम्ब्रियो बनते हैं, एक, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। यहां पर क्या होता है, जब न्यूक्लियस से बनता है तो न्यूक्लियस से कुछ सेल्स यहां से एंटर कर गए, कुछ यहां से एंटर गए। एंटर कैसे करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। क्लियर है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस से बन सकता है या डिप्लॉयड एक्सेल से बन सकता है। अब जैसे हमने क्या लिखा यहां पर, हम यहां पर तीन डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आया था एक बार और बच्चों ने गलत किया था। एक है पार्थिनोकार्पी, एक है पार्थिनोजेनेसिस, और एक है एपोमिक्सिस। एक क्या है, एपोमिक्सिस है, यस और नो। अच्छा है, लिख तो दूं यहां पे, हो तो गया, कॉपी में तो लिखोगे, यहां से हटा दिया ना तो मैंने, है।
कॉपी में नहीं लिखोगे तो याद कैसे आएगा तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि क्यों लिख रहा होता हूँ मैं बोर्ड पे? मुझे मजा आ रहा है, मैं तो लिख के ले आऊंगा सारा, मेरे पास तो सारी स्लाइड्स पड़ी हैं। लेकिन क्या होगा, तुम्हें समझ में आएगा और प्लस कॉपी में लिखना, याद करना है उसको। फ्रूट डेवलप होता है किससे? ओवरी से, है ना? किससे डेवलप हो रहा है? ओवरी से, विदाउट फर्टिलाइजेशन। कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन। यस। मुझे यहां पर क्या लिखना है? पार्थेनोजेनेसिस, अनफर्टिलाइज एग से इंडिविजुअल बन रहा है। अनफर्टिलाइज एग से क्या बन रहा है? इंडिविजुअल बन रहा है। किसी को एग्जांपल पता है इसका? ड्रोन। एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है? हाँ, सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इन तीनों में से कौन से दो आपको सिमिलर लग रहे हैं? हाँ भाई, पार्थेनोकार्पी में तो फ्रूट बन रहा है, तो अगली जनरेशन के लिए कुछ बन नहीं रहा। पार्थेनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस दोनों में इंडिविजुअल बन रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। पर एक डिफरेंस है, सुनना ध्यान से। डिफरेंस ये है कि पार्थेनोजेनेसिस में अनफर्टिलाइज एग से इंडिविजुअल बना रहे हैं जो हैप्लॉइड है। एपोमिक्सिस में एक ऐसे सेल से इंडिविजुअल बना रहे हैं जिसमें मियोसिस नहीं हुई। मेरी बात समझो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आप ये समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पार्थेनोजेनेसिस में जो ड्रोन बनता है वो क्वीन बी से जेनेटिकली सेम होगा, ये जरूरी नहीं है, नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसे एग से बना है जो मियोसिस से बना था। किसी को मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? जो ड्रोन बना है वो हैप्लॉइड होता है, वो बनता अनफर्टिलाइज एग से है, पर एग तो मियोसिस से बना था। यहां पर जो एग सेल है वो डिप्लॉइड है, वो माइटोसिस से बना हुआ है। तो यहां एपोमिक्सिस के केस में हमारे पास ये जेनेटिकली सिमिलर होगा किससे? पेरेंट प्लांट से। जेनेटिकली सिमिलर होगा किससे? पेरेंट प्लांट से। ये बात समझ पा रहे हो? पार्थेनोजेनेसिस में नहीं होता, पर दोनों में समानता क्या है? एक नया इंडिविजुअल बनता बिना फर्टिलाइजेशन के। एंडोस्पर्म किसमें? बंधन बनने दो, कहीं ना कहीं से बना लेंगे वो सीड। ये एक्सेप्शन है, एपोमिक्सिस नॉर्मल चीज नहीं है। पर हाइब्रिड सीड बनाने के लिए इस पर रिसर्च चल रही है। बनाओ इसको, लिखो हाइब्रिड सीड बटा के स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी करो भाई। हाँ, मियोसिस नहीं हुई, बिना मियोसिस के एक एम्ब्रियो सैक बन गया जिसमें एग सेल डिप्लॉयड है। हाँ बेटा, एक्चुअल में क्या होता है कि नॉर्मली एम्ब्रियो को एम्ब्रियो सैक में होना चाहिए। तो न्यूक्लियस के सेल्स जब डिवाइड करे तेजी से, तो उनमें से कुछ सेल्स ग्रो करके एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गए और वो एज ए एम्ब्रियो बिहेव कर रहे हैं। क्लियर है? उस तरीके से। नहीं तो आप देखो कि एम्ब्रियो सैक को हम एम्ब्रियो सैक बोल ही क्यों रहे हैं, उसके अंदर एम्ब्रियो होता होगा ना। जबकि हम देखें अनफर्टिलाइज वाले में तो वहां गैमेट प्रेजेंट थे ना, एग सेल था, एंटीपोडल था। नाम उसका एम्ब्रियो सैक क्यों रखा है? क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है। यस। किसकी मदद से? एंडोस्पर्म की मदद से। यस। इसलिए बोलते हैं उसको एम्ब्रियो सैक। हाँ भाई, लिख लिया? जल्दी करो। जल्दी, फास्ट। हाँ बेटा। नहीं, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एपोगैमी वो नहीं पढ़ना, ठीक है? पहले लिखवाते थे, अब नहीं जरूरत है उस सबकी। क्या होता है, इस चैप्टर में आएगा ही नहीं एनसीईआरटी के बाहर। पहले भी नहीं आता था, जब बाकी चैप्टर से आता था, इससे नहीं आता था। तो अब इसमें डाटा है, मतलब क्वेश्चन देने के लिए डाटा है। बाहर तब जाते हैं जब डाटा नहीं है चैप्टर्स में, ठीक है? इसमें काफी एग्जांपल्स हैं। क्या कर रहा है भाई आज? है? सजेशन देने लग रहा है, बताओ। हाँ, ये क्या था? सीरी की आवाज थी? अच्छा। है? हाँ, ये कौन है? एक मिनट रुक जाओ बेटा, लिख लो।
जल्दी करो, जल्दी फास्ट। हाइब्रिड सीड बता रहे हैं, फिर चालू कर रहे हैं। पढ़ लो एक बार एनसीईआरटी, आपको न्यूज़लेस मिल जाएगा। और क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट कि मैंगो में कैसे बनता है, मैंगो सिट्रस में। एक मिनट, सारे मैंगो में बनता है? एपोमिक्सिस कैसे बनता है? एक ट्री में सारे सीड्स में बन जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। एक्चुअल में क्या है, मान लो एक ट्री जो है 100 फ्रूट्स बना रहा है, उसमें से 2 4 5 में एपोमिक्सिस से ऐसे फ्रूट बन जाते हैं जो जेनेटिकली सेम होते हैं। ठीक है। आप सबको ये पता है कि जब मैंगो के ट्री गांव में लगाते हैं तो हम लोग जो पेड़ लाते हैं वो उसकी हाइट ज्यादा नहीं होती, वो कहते हैं कलमी आम है। हाँ, वो क्या होता है, उसकी ब्रांच से बनाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ब्रांच से अगर हम प्लांट बना रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, तो उस प्लांट का वो जेनेटिकली सेम होगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही मैंगो लगेंगे जैसे हमें चाहिए। क्लियर है? एपोमिक्सिस भी एक ऐसा तरीका है जिससे आप जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बना सकते हो, पर एपोमिक्सिस नेचर रैंडम बनाती है। क्लियर है? अगर हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे तो हम इसको कहां यूज करते हैं, हाइब्रिड सीड में, वो बताने जा रहा हूं। क्लियर है? सही है? ठीक। लास्ट चीज लिख देते हैं, हाइब्रिड सीड, और उसको यूज कहां करते हैं वो बता रहे हैं। जल्दी कर भाई, जल्दी फास्ट। पढ़े? जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ लो प्लीज, फिर समय नहीं मिलेगा एनसीईआरटी पढ़ने का, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्योंकि इतना सिलेबस है आपके हाथ में कि नहीं आएगा हाथ में कि चैप्टर में अब बैठ के आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ऐसे चैप्टर की जो आसान है। तो जो थोड़ा बहुत पढ़ना है ध्यान से पढ़ लो। पार्थेनोजेनेसिस होता है अनफर्टिलाइज एग से इंडिविजुअल बनना। अनफर्टिलाइज एग किस में? फीमेल में। तो क्वीन बी में क्या बनता है, मियोसिस से अनफर्टिलाइज एग बन गया। सही है? अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो बनाता है वर्कर बी, अनफर्टिलाइज होगा तो क्या बना देगा, ड्रोन। तो अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन बनाने के बीच में माइटोसिस होती है ना? तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है अनफर्टिलाइज एग से बनना। एपोमिक्सिस का क्या मतलब है? विदाउट फर्टिलाइजेशन से सीड बनना। ठीक है। और पार्थेनोकार्पी क्या है? फ्रूट बनना। नहीं, पार्थेनोजेनेसिस 3 तरह की होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं जनरल से। बेटा, पार्थेनोजेनेसिस भी 3 तरह की होती है। एक होती है कि जिसमें क्या है कि मेल इंडिविजुअल ही नहीं होता, फीमेल के डिप्लॉयड एग से या डिप्लॉयड सेल से डायरेक्टली इंडिविजुअल बनते रहते हैं। हाँ, उसमें बता तो रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है। पहले हम लोग लिखवाते थे अरेंटोकी, थाइलोटोकी, ऐसे करके कुछ लिखवाते थे, वो सब नहीं करना आप। तो भूल जाओ उसको, ज्यादा इसमें टेंशन मत ले, बस डेफिनेशन याद रखनी। चलें आगे? हाँ, चलो जल्दी करो, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। है एक्सक्लूड, पढ़ 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 पढ़। स्क्वीज, उसमें से निकालना ऐसे। स्क्वीज कह रहा है कि ऑरेंज के सीड को स्क्वीज करके, तोड़ के या उसको पिचका के, उसमें से जब देखेंगे तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो दिखते हैं। ठीक है? हाँ, चलिए और कोई, चलें आगे। आओ, हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड की बात करते हैं। क्या होते हैं हाइब्रिड सीड? सबसे पहले, हाइब्रिड सीड एडवांटेज की चीज है, डिसएडवांटेज। हाइब्रिड सीड क्या होते हैं? हाइब्रिड सीड क्या होता है कि जब हम फीचर ऑफ 2 प्लांट एक सीड में कंबाइन करते हैं, फीचर ऑफ 2 प्लांट हम कंबाइन करते हैं किस में? सिंगल प्लांट में कंबाइन करते हैं। किस में? सिंगल प्लांट में। सिंगल प्लांट में, तो उसको हम हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए, ध्यान सुनेंगे। हमारे पास क्या था, ध्यान सुनेंगे। हमारे पास ये कैपिटल ए एक प्लांट है, इसको मैंने क्रॉस करा दिया कैपिटल बी से। मेरे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये हाइब्रिड बन गया। अब इस हाइब्रिड की क्या है, इसकी प्रोडक्शन हाई होती है। इसकी क्या होती है? प्रोडक्शन हाई होती है, मतलब इसमें काफी बेनिफिट होता है फार्मर को। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हाइब्रिड सीड है, ये जो हाइब्रिड सीड है, अगर इसको ग्रो करके
मैं सीड फॉर्म करता हूं तो वो कैरेक्टर, वो सीड ऐसे आते हैं, किसी में ए आ जाएगा, किसी में बी आ जाएगा, किसी में ए बी आ जाएगा। हमारे काम का ये काम का नहीं है। मेरी बात समझो, मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है, दो प्लांट के बीच में क्रॉस करा के एक हाइब्रिड सीड बनाया है। इसका मतलब मैंने कैरेक्टर्स कंबाइन किए। क्या किए हैं? कैरेक्टर्स कंबाइन किए हैं। अब क्या होता है कि जब मैं इस प्लांट, इससे मेरे को प्रोडक्शन हाई मिल गई, मतलब मुझे इससे गेहूं मिल गया खूब सारा। अब उस गेहूं को मैं दोबारा उगा रहा हूं, वो वैसी प्रोडक्शन नहीं देता। रीजन कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जिन कैरेक्टर्स को आपने कंबाइन किया वो सेग्रीगेट हो गए। तो जो कैरेक्टर्स आपने कंबाइन किए थे, कौन से कंबाइन किए थे? ए और बी। तो जो कैरेक्टर्स कंबाइन किए थे वो क्या हो गए? उनकी क्या हो गई? सेग्रीगेशन हो गई। उसकी क्या हो गई? सेग्रीगेशन हो गई। अब इसको एग्रीकल्चर में कैसे यूज करना, सुनना ध्यान से। देखो, हमारे पास क्या होती है बेटा, हमारे पास बड़ी कंपनीज होती हैं, बिग कंपनीज जिसे एमएनसीज कहते हैं। वो क्या करती हैं? वो रिसर्च के थ्रू हाइब्रिड सीड डेवलप करती हैं। हमेशा याद रखो बेटा, इंडिया में रिसर्च इसलिए खराब है क्योंकि रिसर्च टारगेट लेस है। जब वो टारगेट ओरिएंटेड होती है तभी उससे पैसा बनता है। मेरी बात समझो, उससे पैसा तभी बनेगा काम का जब उसमें कोई टारगेट होगा। क्लियर है? तो विदाउट टारगेट की रिसर्च से पैसा निकल के नहीं आता। तो जो बड़ी कंपनीज हैं जो आप देखोगे वो किस पे काम कर रही है, मान लो एग्रीकल्चर रिसर्च पे। और ज्यादातर बड़ी कंपनीज जो है फार्मा कंपनीज हैं, जो मेडिसिन पे काम कर रही है, उससे उनको पैसा बनाना है। ठीक है, इसलिए वो उस पर रिसर्च भी करती है। तो उन्होंने हाइब्रिड सीड डेवलप किए, या हो सकता है किसी कंट्री ने डेवलप किए। हाइब्रिड सीड की एडवांटेज क्या है? फार्मर उसको तुरंत ले लेता है। एडवांटेज क्या है? कि उसकी प्रोडक्शन हाई है। यस, एडवांटेज क्या है? उसकी प्रोडक्शन हाई है, फार्मर को फायदा होता है। उसकी कोई डिसएडवांटेज भी है? हाँ। डिसएडवांटेज क्या है? कि ट्रेड की सेग्रीगेशन होती है। ट्रेड की क्या होती है? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन समझ में आता है? ट्रेड क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रेड की क्या होती है? सेग्रीगेशन होती है। सेग्रीगेशन समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, डिसएडवांटेज है कि ट्रेड की सेग्रीगेशन अकर। इसका मतलब ये हुआ कि सीड फ्रॉम हाइब्रिड सीड, सीड प्रोड्यूस फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड प्लांट को फार्मर दोबारा से यूज नहीं कर सकता। कैन नॉट बी यूज बाई फार्मर। इससे क्या नुकसान है? कैन नॉट बी यूज बाई फार्मर, उससे नुकसान क्या है? हर बार उसको नया सीड खरीदना पड़ेगा। एवरी टाइम फार्मर नीड टू बाई न्यू सीड। अच्छा, न्यू सीड उसको खरीदना पड़ रहा है तो कंपनी सस्ता बेचेगी महंगा बेचेगी? महंगा। इजराइल जो है बेटा इस मामले में बहुत आगे है, जो हाइब्रिड सीड्स बनाता है। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूं, इजराइल जो है रिसर्च में, एग्रीकल्चर रिसर्च में, क्योंकि उनके पास पानी वानी नहीं है ज्यादा, वो काम करते हैं। तो उन्होंने बहुत आसानी से ये सारे डेवलप कर रखे हैं जो ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो करते हैं, सीडलेस कुकुम्बर। ठीक है, उनका सीड, जो हमारी बात हुई थी, 5 रुपए का एक सीड आता है। एक सीड 5 रुपए का, पर उस प्लांट से प्रोडक्शन बढ़िया मिलती है। तो जो फार्मर क्लोज करके खीरा नहीं उगाते ग्रीन हाउस में, वो सीड को मतलब लेते हैं। एक सीड नहीं मिलेगा, उसका पैकेट ही आएगा। लेकिन कॉस्ट बता रहा हूं आपको, नहीं तो आप देखो सीड बहुत कॉस्टली नहीं होते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो हाइब्रिड सीड होंगे वो हर बार फार्मर को परचेज करने में पड़ेंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर हमें नॉलेज हो उन जीन्स की जो एपोमिक्सिस प्रमोट करती हैं, अगर हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर हमें नॉलेज है किन की? नॉलेज ऑफ जीन्स। कौन सी जीन्स? जो क्या प्रमोट करते हैं? प्रमोट एपोमिक्सिस। भाई कुछ प्लांट में एपोमिक्सिस हुई है तो कोई जीन तो होगी। क्लियर है? उसको यूज करेंगे टू डेवलप डेवलप एपोमिक्टिक प्लांट। एपोमिक्टिक प्लांट किससे? फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट से। मतलब क्या हुआ, आपने हाइब्रिड सीड खरीद लिया। आपने क्या खरीद लिया बेटा? हाइब्रिड सीड खरीद लिया। ये देखो, आपने हाइब्रिड सीड परचेज किया। तो हाइब्रिड सीड से आपने जो प्लांट डेवलप किया उसको क्या बोला आपने? हाइब्रिड प्लांट बोला। अब आप उससे जो सीड बना रहे हो उसको एपोमिक्सिस से बना दो। तो जो एपोमिक्सिस से आप सीड बनाओगे, ये और ये बिल्कुल सेम होंगे। ये और ये क्या होंगे? एग्जैक्टली सेम होंगे, क्योंकि ये एक तरह की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एपोमिक्सिस क्या है?
एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम यहां पर ये समझा रहे हैं बेटा, ये जेनेटिक्स का एस्पेक्ट है। वहां पर एक वर्ड लिखा है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन समझ में आता है? हाइब्रिड का मतलब है मैंने दो चीजों के कैरेक्टर एक में कंबाइन किए, जब वो खुद से ग्रो करके सीड बनाता है तो ये कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे यहां तो कंबाइन है, यहां तो मान लो प्लांट में 100 में से 50 में वो कैरेक्टर ही नहीं है, सही है? तो इसलिए हम हाइब्रिड सीड को दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे एक बार हम खरीद के लाए, प्लांट से प्रोडक्शन ले ली, अगली बार दोबारा खरीदना पड़ेगा। उसका सोल्यूशन क्या है? अगर हमने उन जीन्स के बारे में पता कर लिया जो जीन्स एपोमिक्सिस प्रमोट करती हैं, और हम ऐसे प्लांट डेवलप कर पाए, कौन करेगा? फार्मर नहीं करेगा, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट में भी जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर वो एपोमिक्टिक सीड बना पाते हैं तो हमें परचेज नहीं करना पड़ेगा, और उससे फायदा देखो, हमें सीड बना के फार्मर को नहीं देना है, नहीं तो हर बार फार्मर को सीड देना पड़ेगा। हमें क्या करना है, ऐसी वैरायटी बनानी है जिसमें एपोमिक्सिस की जीन एक्टिव कर देनी है। समझ में आ रहा है? तो हर बार वो सेम बनाता जाएगा, जीन एक्टिव करनी है हमें। सीड बना के नहीं देने फार्मर को कि हमने ये देखो एपोमिक्सिस से सीड बना दिए, तो फिर दोबारा तुम्हारे पास आएगा एपोमिक्सिस से सीड लेने ना। ये बात समझ में आ रही है? हमें ऐसा करना है कि जो प्लांट फार्मर ग्रो करे उसके अंदर सीड एपोमिक्सिस से बने। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? जीन एक्टिव करनी पड़ेगी। अब देखो लास्ट की 2 लाइन में ये बात लिख रहा है वो, इसी टॉपिक की लास्ट की 2-3 लाइनों में लिख रहा है वो बात, देखो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या लिख रहा है, पढ़ बेटा। वैसे ही कुछ लिख रहा है ना? ठीक है। हाँ, अगर हमें जानकारी आ जाए तो हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से, बस चल रहे हैं, जेनेटिक्स चालू कर रहे हैं, जल्दी फास्ट। बेटा सीड वगैरह बहुत बड़ा मार्केट है, और इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा उस पर वो नहीं है, रिसर्च है पर उतनी नहीं है। काफी ज्यादा बड़ी मार्केट है। अभी अभी क्या किया है कि बहुत सारे जीनोम सीक्वेंस हुए हैं। एक काम ये हुआ, मतलब इंडिया ने एक डाटा सबमिट किया है कि हमने इन ह्यूमन पॉपुलेशन में ही बहुत सारे पॉपुलेशन ग्रुप के जीनोम सीक्वेंस कर लिए। वही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वही है, पर हमने कुछ पॉपुलेशन ग्रुप के सीक्वेंस करे बहुत, मतलब अभी उसको कहाँ यूज करेंगे पता नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, वही नॉलेज ऑफ जीन है कि हमें अगर जीन का पता चल जाएगा जो इन्वॉल्व होगी उसमें। क्लियर है? जीन्स है बेटा, क्या लिख दिया, जेंस लिख दिया, जीन्स है। अच्छा, चलो कोई नहीं, अब जीन ही पढ़ने जा रहे हैं, चलो चालू करें। किसी ने वो पढ़ा, रीड किया एनसीईआरटी? हाँ। एपोमिक्टिक प्लांट का मतलब वो प्लांट जो ऐसे बीज से बना है जो एपोमिक्सिस से डेवलप था। हमने क्या किया, सीड, जैसे मान लो ये प्लांट है, मैंने इसको कह दिया कि अब ये एपोमिक्सिस से ही सीड बनाएगा, इसके लिए उसकी कोई जीन एक्टिव कर दी रिसर्च करके, ठीक है, किसी तरह की म्यूटेशन करा के। अब वो जितने भी सीड बनाएगा वो सब एपोमिक्सिस से बने। अब उस सीड से जो प्लांट बनेंगे वो कौन से होंगे? एपोमिक्टिक प्लांट। क्लियर है? यस। नहीं होगा, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो पेरेंट और प्रोजेनी जेनेटिकली सेम होगी। यस। तो एपोमिक्सिस किसका एग्जांपल है? एक तरह की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एपोमिक्सिस क्या है? एक तरह की, एक्चुअल में क्या होता था, हम लोग ऐसे लिखवाते थे, देखो बेटा, और इसको ऐसे लिखवाते थे, रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक एपोमिक्सिस, एक एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब दो अलग अलग जगह की चीजें फ्यूज कर रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? पर वो सब डाटा लिखवाएंगे तो कम से कम 2 पेज में एपोस्पोरी, एपोगैमी, एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी, वो सब पढ़ाना पड़ेगा, उसकी नीड नहीं है आपको। पिछले मेरे ख्याल से शायद 20 साल में कोई क्वेश्चन नहीं उसका। ठीक है? हाँ, चले भाई। कैरेक्टर सेग्रीगेट कैसे होते हैं? जब गैमेट बनता है तो कैरेक्टर अलग होते हैं। तो होता क्या है कि हाइब्रिड प्लांट में बड़ी मुश्किल से मैंने कैरेक्टर कंबाइन करे थे और एक सीड डेवलप किया। तो जब वो प्लांट सीड बनाता है तो वो अपनी मियोसिस करेगा और वो कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं। सेग्रीगेट वाली बात मिल गई सबको? एपोमिक्सिस से सीड आगे जनरेशन में क्या नुकसान है, क्या हो जाती है? सेग्रीगेशन। ठीक है, चलिए चालू करें।
रुक जा भाई, जल्दी लिख लिया? चलो लिख लो जल्दी से, उसको चालू करते हैं। किसने किसने पहले पढ़ी हुई है जेनेटिक्स? थोड़ी बहुत आती है? थोड़ी बहुत आती है। दिक्कत कहाँ आती है इसमें? मॉलिक्यूलर में? बोर्ड के लिए पढ़ी थी? अच्छा। बोर्ड के बाद नहीं पढ़ा? अच्छा ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है? हाँ, किससे डर लग रहा है? किसको किसको डर लग रहा है भाई? एग्जाम की वजह से? है? क्या डरा है? है? अच्छा, सर्वेश सर तो वैसे भी कुछ नहीं बोलते। हाँ। है? कहाँ बोलते हैं कुछ? वो तो पढ़ाते रहते होंगे। है? पढ़े? ठीक है, हेडिंग डालो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये टॉपिक है। पहले पहले मेरे 2 मिनट बात सुनेंगे। अरे सुन लो, सुनो ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर के बारे में सुन लो, पढ़ना कैसे है, नहीं तो दिक्कत फंसेगी। देखो क्या दिक्कत है, ध्यान सुनेंगे। इधर देखो सारे बच्चे, बोर्ड पे देखो। हमारे पास सबसे पहले इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है, ये इसका मेन बेस है। आपको अगर एलील, जीन, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड नहीं आता है तो दिक्कत फंसती है, और ये बहुत सारे बच्चों को एलील और जीन में भी दिक्कत होती है। ठीक है, एक तो ये दिक्कत है क्या कि सबसे ज्यादा टाइम इसको पढ़ाने में लगेगा, पर इससे सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। दिक्कत यह है कि इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको। म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर एक्चुअल में, पर हम ये नहीं कर सकते कि उसको छोड़ दे। रीजन क्या है? अगर इसका अच्छा क्वेश्चन आया तो बिना उसके सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन से एग्जांपल दे देता हूं, देखो मैं आपको सिंपल से समझाता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे उसको वो घूम सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लो, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास, ध्यान से सुना इस बात को, एक पेरेंट है, ठीक है, फादर है, उसको कलर ब्लाइंडनेस है, और कलर ब्लाइंडनेस के साथ साथ, ध्यान से सुनना, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, उसको कलर ब्लाइंडनेस है, और उसके साथ साथ उसको, वो कैरियर है सिकल सेल अनीमिया के लिए। जो मदर है वो कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है, अब वो भी कैरियर है सिकल सेल अनीमिया के लिए। अब आपको ये बताना है कि कितने परसेंट चाइल्ड है वो कलर ब्लाइंड होंगे एंड उनको सिकल सेल अनीमिया होगा। है? कैसे करा हमने 75? और ये नहीं, ये रटे हुए से थोड़ी बनेगा। हाँ भाई, सुनो ये कैसे यूज करें, मेरी बात सुनो, पहले सुन लो हम कैसे करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है उसके लिए फादर पर एक्सी और वाई लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या होगा? एक्सी और वाई होगा। ठीक है, मदर के लिए कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या लिखोगे? कैरियर है तो एक्सी और एक्स लिखेंगे। सिकल सेल अनीमिया ऐसे लिखा जाता है एचबी से, तो कैरियर है एचबीए एचबीएस, सही है। सिकल सेल अनीमिया एचबीए एचबीएस। तो अगर ये देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा क्रॉस है, ऐसे वाला, ऐसा कुछ क्रॉस है डाई हाइब्रिड वाला, उससे रिजल्ट निकालेंगे।
दिखाता हूं कैसे। अगर मैं इसको इससे क्रॉस कराता हूं, इन दोनों को लेता हूं सिर्फ, ठीक है, एक्सी एक्सी, एक तो ये आ जाएगा एक्सी के साथ एक्सी, फिर एक्स के साथ एक्सी आ गया, फिर एक्सी के साथ वाई आ गया, और फिर क्या आ गया, एक्स वाई। कितने परसेंट को कलर ब्लाइंडनेस है, 1/4। समझ में आ रहा है क्या चीज? चलो ठीक है, ये भी कलर ब्लाइंड है तो 1/2 हो गया, ठीक। अब इसके और इसके क्रॉस में, ये वाला क्रॉस है, इसको करा रहे हैं इससे क्रॉस, तो इससे जब क्रॉस करा रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है एच बी ए के साथ एच बी ए, इसके साथ ये, फिर एच बी ए के साथ एच बी एस, एच बी ए के साथ एच बी एस, और यहां आ गया एच बी एस और एच बी एस। कितने लोगों को सिक्कल सेल अनीमिया है? 1/4। सही है। अब क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कलर ब्लाइंडर्स और सिक्कल सेल अनीमिया दोनों है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1/8, 12.5%। मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं कि जेनेटिक डिसऑर्डर का क्वेश्चन भी मेंडेलियन क्रॉस के थ्रू बनेगा। अगर आपको उस पर, दूसरी चीज क्या है बेटा, अगर आप बायो कंटिन्यू करोगे तो जेनेटिक्स में मेंडेलियन क्रॉस वाला कभी आपसे हटेगा ही नहीं। नीट से रिलेटेड हो, चाहे आप एमएससी के एंट्रेंस हो, कोई भी एंट्रेंस हो, हर में ये क्वेश्चन होते हैं इसके जेनेटिक्स के। ठीक है, जैसे मान लो कल मेरे पास, मान लो बच्चे का जैसे मैसेज आ रहा है कि सर मेरा तो पढ़ा था, नीट नहीं हुआ, तो मैं अब एमएससी भी मेरी हो गई है, मुझे नेट देना है, तो कौन से ऐसे टॉपिक है? तो सबसे पहले जेनेटिक्स होता है, सेल बायोलॉजी होती है, सेल बायोलॉजी ये वाली नहीं, थोड़ी और डिटेल, फिर बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायोमोलिक्यूल, वहां पर वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि कौन से अमीनो एसिड सरफेस पे होगा, कौन सा अंदर, वो वाले क्वेश्चन। फिर प्लांट फिजियो में, प्लांट फिजियो में ट्रांसपोर्ट अभी भी आता है वहां पर। प्लांट फिजियो में मिनरल न्यूट्रिशन नहीं उनको पसंद है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन पसंद है, इकोलॉजी पसंद है। ठीक है, जो नेट जैसा पेपर होता है उसमें ये टॉपिक्स हैं। और मैं 100% श्योर हूं, आपको 12th की और 11th की जितनी आती है उसमें 10-20% ऐड होता है, इवन एमएससी पार करके भी सिर्फ डाटा ऐड होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो जिन बच्चों को अपने, पहले तो नोट्स हमेशा लाइव पर संभाल के रखना। मैं इवन इवन क्या है, बहुत सारे जो एमबीबीएस के बच्चे होते हैं उनके पास भी कुछ एक ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे फार्मा दवाई जीनोमिक्स के साथ ऐड होती है। समझ में आ रहा है? तो उसको कहते हैं वो फार्माकोजिनोमिक्स। तो वो वाली चीज के लिए भी आपको जेनेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, ये प्रोवाइडेड आप पहुंचते हैं तब की बात कर रहा हूं, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में बायोमोलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, वहां दो चैप्टर मिलके एक एक वो पढ़ाया जाता है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसमें बायोमोलिक्यूल आता है और ये रेस्पिरेशन इन प्लांट, इनको मिलाकर एक सिंगल चैप्टर है। ठीक है, वहां पर क्या आएगा कि क्रैब साइकिल का ये मेडिसिन थी, उसने वो एंजाइम ब्लॉक किया, और उसके लिए क्रैब साइकिल तो आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जेनेटिक्स को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ो कि आपके एग्जाम में आ रही है, अगर ये समझ में सही आएगी तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट है ये। क्लियर है? और प्रॉपर सब्जेक्ट है, और करंट रिसर्च बायो की सारी इससे रिलेटेड है, सारी रिलेटेड ही जेनेटिक्स से है, सब कुछ घूम फिर के जेनेटिक्स पे आ रहा है। इवन पीछे पास्ट के कुछ नोबेल प्राइज जेनेटिक्स बेस्ड हो गए, जैसे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए डिस्कवर किया, केमिस्ट्री का नोबेल आरएनए के स्ट्रक्चर पे, केमिकल स्ट्रक्चर पे। तो इसका मतलब ये है कि जेनेटिक्स अपने आप में बहुत वास्ट है। लोगों को उसमें मतलब क्या होता है, इवन आप एमबीबीएस भी सिलेक्ट करते हो तो भी इसमें आगे रिसर्च में बहुत चीजें हैं, क्योंकि कैंसर एकमात्र जेनेटिक्स के थ्रू ही रिलेट होता है और कोई तरीका नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, हम क्या करेंगे, इन पे बढ़िया फोकस रखेंगे, इन चीजों को करेंगे ठीक से, और इनको भी करेंगे, पर ये मोर और लेस ऑब्जर्वेशन टाइप चीजें हैं, और ये है ज्यादा जिसमें चीजें आपके दिमाग में बैठने स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? ये चैप्टर कंपैरेटिवली बड़ा फील होता है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं इस चैप्टर में, टॉपिक बहुत सारे हैं, तो ये उसके कंपैरिजन में बड़ा फील होगा आपको। किसके कंपैरिजन में? मॉलिक्यूलर के कंपैरिजन में। क्लियर है? क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस चलता है, टुकड़े नहीं दिखते, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एक सीक्वेंस चलता है। यहां कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा है, छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें पढ़ना है। हम म्यूटेशन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि म्यूटेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। क्लियर है? लिंकेज है, तो हम 3 हिस्से में देखते हैं। मैं इस चैप्टर को 3 हिस्से में देखता हूं। मैं इसको पार्ट 1 मानता हूं,
जिसमें हम लोग ये सब पढ़ के छोड़ देते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये 3 चीजें पार्ट 2 में आ जाती हैं। पार्ट 2 में आती है क्रोमोसोमल थ्योरी, लिंकेज और सेक्स डिटर्मिनेशन। पेडिग्री और जेनेटिक डिसऑर्डर को हम पार्ट 3 में मानते हैं। इसमें पहले क्या होता था, उसके हार्डी विनबर्ग के क्वेश्चन भी हम लोग इसी में करा देते थे यहाँ पे। ठीक है, चाहोगे करा देंगे, हार्डी विनबर्ग कोई बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चंस करा देंगे, कैसे आएंगे। पिछले कुछ साल से आया नहीं, पर अचानक से आ सकता है। 3 साल लगातार हार्डी विनबर्ग का न्यूमेरिकल आता था। ठीक है, 3 साल लगातार आया, फिर वो भूल गए, तो अचानक से फिर जाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आपको 3 डोपा प्राइम देंगे, इसका एक इसका देंगे जो दे चुका हूं मैं, एक इसका अलग देंगे, इसका अलग देंगे, तीनों को, क्योंकि आपको क्या है, अगर मैं लास्ट में जाके दूंगा तो आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे। ठीक है, तो इसका दे दिया, इसका आज या कल में सॉल्यूशन रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आप इसको करें। और जो भी क्वेश्चन हैं, आप जैसे 90 क्वेश्चन है इसके, तो 90 में इसकी ठीक प्रैक्टिस है। उसके अलावा आप और चाहोगे और दे देंगे। इसमें आपको 50-60 क्वेश्चन में हो जाएगा काम, इसमें भी आपको 50-60 क्वेश्चन में काम हो जाएगा। तो लगभग हम लोग 250 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, जो वो हैं आपके क्या है, मैं करा रहा हूं। उसके अलावा आप पीवाईक्यू जोड़ देंगे तो और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 300-350 क्वेश्चन में आपको चीज का सही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इससे ज्यादा मत करना, उल्टी सीधी जगह से क्वेश्चंस मत करना। जेनेटिक्स के बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप मेरे से बोलोगे मैं 5-7 ऐसे बना दूंगा, टीचर को ले जाके दे देना, उससे नहीं बनेंगे, वो श्योर हूं मैं इसको। लिखकर ये है, दिक्कत ये है, वो आपको नहीं करने पर। क्लियर है? वो सिर्फ हम लोग किस लिए रखते हैं, वो जैसे इवन मैं बता रहा हूं, जैसे मेरे से भी सर्विस सर पूछ रहे थे कि बायोमोलिक्यूल तो पढ़ लिया हमने, पर केमिस्ट्री में और बायो में स्ट्रक्चर अलग है सुक्रोज का। बायो में तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर ही नहीं है जो मैं ड्रॉ करता हूँ, और केमिस्ट्री वाला अलग अलग है। तो वो पूछ रहे थे कुछ रीजन है, तो मुझे कैसे पता होगा। तो वो ये बता रहे थे कि ये हम केमिस्ट्री में इंटरव्यू में पूछते हैं टीचर से, उन्हें नहीं पता होता। सही है, ये जो जेन्युइन चीज वो जो मुझे बता रहे थे, तो ऐसे ही बता रहा हूँ। जेनेटिक्स बहुत वास्ट है, उल्टे सीधे क्वेश्चंस अवॉइड करना, जितना मैं कराऊंगा वो प्लीज उतना करना, उसके अलावा नहीं। जिन बच्चों को फिर भी वीकनेस फील होगी जेनेटिक्स में, इनकी कुछ वर्कशीट मैंने पहले बना रखी है, मैं उनको भी ठीक करके आपको दे दूंगा, आप वो वर्कशीट सॉल्व कर लेना। ठीक है, वर्कशीट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ क्वेश्चन। होता क्या है, जेनेटिक्स में वीकनेस फील होती है कुछ बच्चों को कि समझ नहीं आ रहा है। क्लियर है? सही है, ठीक है। सिर्फ टॉपिक के नाम लिखो, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे, लिखने किसी को बाद में लिख लेना, या तो टॉपिक के नाम जगह छोड़ दो, पीडीएफ में से टॉपिक लिख लेना। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं? जीन, एलील, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, जीनोम, जीनोटाइप, जीन पूल। इसमें भी कंफ्यूजन है। हाँ भाई, जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। और जीनोमिक डीएनए, क्योंकि आप करते हैं ना आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, ऑल जीन ऑफ सेल, गैमेट। अच्छा, कैरेक्टर, लोकस, ट्रेट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करें। लिखना है किसी को ये हेडिंग में? ये वाला लिख लेना, इसकी जरूरत नहीं है आपको लिखने की, ये तो पढ़ ही रहे हैं ना। ये वाला आप लिख लेना बाद में। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1 पढ़ रहे हैं, जो आपको बेसिक बिल्डअप करेगा। कॉन्सेप्ट 1, ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 पढ़ रहे हैं। हाँ भाई आ जाओ। कॉन्सेप्ट 1 में जो हम सीख रहे हैं, डीएनए क्या होता है, ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है, और क्रोमोसोम क्या होता है, और उस पर जीन क्या होती है, ये सारी बातें हमने देखनी है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? ये क्या हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले सबसे पहले बस भाई, ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है, उसको कंप्रेस करते हैं तो क्या बनता है? क्रोमेटिन। और ज्यादा कंडेंस करते हैं तो उसको क्या बनता है? क्रोमोसोम। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। डीएनए एक धागा है, उसकी कंडेंस फॉर्म क्या है? क्रोमेटिन है। और फिर हमारे पास ये क्या है? क्रोमोसोम है। फिर क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर पहली स्टेटमेंट लिख रहे हैं, मुझे बताना सही है कि नहीं। ऑल लिविंग सेल में, ऑल लिविंग सेल्स में डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड। सही है? हाँ, ऑल लिविंग सेल में डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड। सही है? गलत कैसे है?
वायरस है, किसमें नहीं होता है? 5 into 1 वो तो वायरस है। हाँ सही है ये। सारे लिविंग सेल में डीएनए क्या है? एक धागा है जो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्लियर। दूसरा, दूसरा यूकैरियोट्स में, ध्यान सुनेंगे, यूकैरियोट्स में डीएनए कंडेंस होता है, कंडेंस होता है टू फॉर्म, टू फॉर्म क्रोमेटिन। यस, डीएनए कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमेटिन। एंड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कब बनाता है? हमेशा नहीं, व्हेन सेल डिवाइड, व्हेन सेल डिवाइड। तो क्रोमेटिन कब बनाता है? हमेशा। तो नॉर्मल सेल में, तो नॉर्मल सेल में आपके स्किन सेल में अभी क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा, डीएनए नहीं होगा। रीजन मत, डीएनए ही क्रोमेटिन बना रहा है। एक्चुअल में जगह नहीं है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में जगह बहुत कम है। कितनी कम जगह मैं बता देता हूं आपको। न्यूक्लियस में हमारे पास जो हम लोग समझ रहे हैं, मान लो हम किसी ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये मान लो यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल का ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर डीएनए प्रेजेंट है तो उस फेज को कहते हैं इंटरफेज। याद है G1 G2? यस। तो इंटरफेज में मेरे पास क्रोमेटिन होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। डीएनए तब खुलता है जब कुछ काम करना है। जैसे डीएनए क्या G1 फेज में खुलता है? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। डीएनए एस फेज में खुलता है? हाँ। कब खुलता है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो डीएनए खुलता जरूर है, पर डीएनए हमेशा किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्रोमोसोम सिर्फ कब बनता है? जब सेल डिवाइड करता है। अब सवाल यह है कि क्या प्रोकैरियोट में भी डीएनए कंडेंस करता है? बिल्कुल। तो प्रोकैरियोट्स में भी जो डीएनए है वो कंडेंस करके क्या बनाता है बेटा? कंडेंस टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोइड बनाता है। इसको कई बार हम मान लेते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं सिंगल क्रोमोसोम। इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं? सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम है। तो न्यूक्लियोइड क्या है बेटा? न्यूक्लियोइड वो डीएनए है जो प्रोकैरियोट्स में कैसा है? कंडेंस है। सही है। न्यूक्लियोइड भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यस। और ये नॉर्मली क्या होता है? सर्कुलर होता है। यूकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है। लीनियर याद आ रहा है? सही है। सर्कुलर डीएनए किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है। और कहां होता है? ऑर्गेनल्स में होता है। और कहां होता है? प्लाज्मिड में होता है। याद आया? सही है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अब क्या है बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। हम यहां पर इस बात पे फोकस नहीं है कि डीएनए, हमें एक छोटी छोटी बातें सिर्फ समझनी है कि जो डीएनए है उस पर जीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जीन क्रोमैटिन पर भी होगी, क्रोमोसोम पर भी होगी। सिंपल सा एग्जांपल है, जीन जो है हमारे पास डीएनए पर लोकेट है, ठीक है। ये लोकेशन ऐसी नहीं है कि आप जीन को हटा दो डीएनए को कुछ ना हो। ऐसा नहीं है कि जैसे इस मार्कर पे कोई चीज रखी हुई है, जीन कोई रखी हुई चीज नहीं है, डीएनए ही जीन है। फर्क क्या है? डीएनए स्ट्रक्चर है, जीन फंक्शन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जीन किसी डीएनए का काम है, समझ में आ रहा है? और डीएनए क्या है? स्ट्रक्चर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सारे लिविंग सेल में, जितने भी लिविंग सेल हैं, जितने भी लिविंग सेल है, ऑल लिविंग सेल में, ऑल लिविंग सेल में जो जीन प्रेजेंट है, जीन इज लोकेटेड ऑन, किस पे लोकेटेड है? डीएनए पे। सही है, डीएनए पे लोकेटेड है। ये बात समझ में आ रही है? किस पर लोकेटेड है? डीएनए पे। अगर आपको जीन काट के हटानी है तो आपको डीएनए हटाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जीन काट के हटानी है तो डीएनए। अच्छा, क्या आरएनए जीन हो सकती है? वायरस में। किस में हो सकती है? वायरस में। तो आरएनए पर जीन कब होगी? नोट है ये, आरएनए पर जीन कब होगी? ओनली इन सम वायरस, सब में नहीं, सम वायरस। आरएनए पर क्या प्रेजेंट है? जीन। आरएनए हैव जीन। नहीं तो इन लिविंग सेल, अगर मैं बात करता हूं लिविंग सेल में, तो लिविंग सेल में आरएनए का क्या फंक्शन है? आरएनए फंक्शन करता है कुछ और, फंक्शन करता है कैसे? फंक्शन लाइक मैसेंजर। कैसे काम करता है? मैसेंजर की तरह काम करता है ना, एडेप्टर की तरह काम करता है। एडेप्टर होता है टीआरएनए।
कैटलिस्ट की तरह काम करता आरएनए। मेरी बात समझो ध्यान से। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, लिविंग सेल में आरएनए पर कभी भी जीन नहीं होती, नेवर जीन प्रेजेंट। कभी जीन आरएनए पर होती नहीं है। क्या आरके बैक्टीरिया में होती है? नहीं होती। क्लियर है? आरएनए पर कभी भी जीन नहीं होती। समझ आ रहा है? जीन हमेशा कहां होती है? डीएनए पर होती है। क्लियर है? अब हम लोग जीन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये समझना है कि डीएनए एक धागा है, उसकी कंडेंस फॉर्म को क्रोमेटिन कहते हैं और क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन हमें सारे सेल्स में मिल जाएगा। आपके स्किन सेल में क्रोमेटिन है, आपके न्यूरॉन में क्रोमेटिन है, आपके डब्ल्यूबीसी में क्रोमेटिन है। समझ में आ रहा है? और सारा का सारा डीएनए सेम है। सेम के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो अगली चीज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, जीन, जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, जीनोम किसे कहते हैं, ये चीजें बता रहा हूं। अभी लिखी हुई सारी बात में कोई डाउट है तो अभी पूछो पहले। ये वो है जो हम पढ़ भी चुके हैं। यस, हमारे पास किस में वो होती है? आरएनए में जीन किस में होती है? सिर्फ वायरस में। वायरस लिविंग नहीं है। यस, और वायरस के अलावा किसी में होती है? वायरॉइड में होगी। वायरॉइड, वायरॉइड में भी आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ना। यस, नोट करो। पहला कॉन्सेप्ट डीएनए क्रोमेटिन, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, लिख लिया। डीएनए हमेशा कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, यस, यही गड़बड़ है, ध्यान रखना हमेशा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब ये नहीं होता कि ये हैप्लॉइड है ये डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब है इसका अमाउंट डबल होन करेंगे। ठीक है, डीएनए में। हाँ बेटा, हाँ हाँ, क्रोमेटिन ही है एक्चुअल में। क्या है, जी नॉट फेज में भी सेल डेड तो है नहीं, कुछ प्रोटीन जरूर बना रहा होगा, पर उतनी नहीं बना रहा। हम कह रहे हैं मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव है कंपैरेटिवली, पर लिविंग है। तो उसका डीएनए भी, क्रोमेटिन तो यूनिफॉर्मली सब में ही होता है। क्रोमोसोम तब दिखता है जब कंडेंस करता है। और क्रोमेटिन क्यों है? मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि ये जो साइज क्या है, बहुत छोटा है। और डीएनए कितना लंबा है? 2.2 मीटर। अगर आपको बहुत छोटे से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लंबा डीएनए रखना है, तो आप उसको क्या करोगे? कंडेंस करके करोगे। क्लियर है? यस। तो उसको परमानेंटली आपको बंद रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल कैसे देते हैं कि जो, मान लो दिल्ली में पुरानी शॉप्स हैं, जैसे चांदनी चौक है, तो वहां पर क्या है, साड़ी की छोटी छोटी दुकानें, इतनी बड़ी बड़ी। अब उसको साड़ी खोल के दिखाना है ऐसे कि देखो कैसा डिजाइन है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा दिखाता है, बंद करता है, फिर दूसरा ओपन करता है। आप समझो इस बात को। फिर वो दिखाता है, फिर उसको क्लोज करता है दूसरा। ऐसे ही क्या है कि जीवन SG2 में डीएनए खुलता है, लेकिन जिसको काम के लिए खोला उतना खोला, फिर उसको बंद करा, फिर दूसरा खोला। मेरी बात समझ में आ रही है? पूरा डीएनए एक साथ खुल ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है वहां पे। तो जब पूरा डीएनए एक साथ खुल नहीं सकता, तो हमेशा किसकी फॉर्म में होगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि G1S और G2 में किसमें ज्यादा पूरा का पूरा डीएनए खुलता है? एस फेज में, क्योंकि आपको उसको डबल करना है। बाकी G1 और G2 में वही खोलोगे जिसकी जरूरत है, जिसकी आपको क्या करनी है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरएनए बनाना है। क्लियर है? बोलो। सही है। और एम फेज में क्या करते हैं? कंडेंस कर देते हैं। एम फेज में इतना ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। किसमें? प्रॉपर डीएनए अगर हमें देखना है, वो हम देख सकते हैं रेप्लीकेशन के समय कुछ हिस्से पे डीएनए दिख जाएगा। जैसे क्या होगा, जब रेप्लीकेशन होगा तो क्रोमेटिन में कहीं कहीं पर डीएनए ऐसे खुला हुआ दिख जाएगा तुझे। ये समझ में आ रहा है? जैसे यहां खुल गया, तो ये वाला हिस्सा जब डबल हो जाएगा, जैसे ये तो डबल स्टैंडर्ड है ही पहले से, मैं सिंगल स्टैंड दिखा रहा हूं, ये डबल स्टैंडर्ड है ही। ये जब डबल हो जाएगा, दो हो जाएगा, फिर ये वाला खुलेगा। तो अगर मुझे डीएनए खुलते हुए देखना है, तो मैं उस फेज में देखूं जिसमें वो जरूर खुलेगा, तो एस फेज में खुलेगा, वहां मैं खुला हुआ डीएनए देख सकता हूं। ठीक है? क्लियर? चलिए, चले, पर पूरा कभी नहीं खुलता। सेकंड आ जाओ, सेकंड बात करते। लिख लिया भाई? जल्दी करो, आओ जल्दी से। अब बात करते हैं, कोई लिख रहा है? लिख लिया भाई? ये लिख लो, ये काम आएंगे ऑब्जर्वेशन। ये वो नहीं चल रहा है, टाइम पास नहीं चल रहा है, मैं पढ़ाता ही इसलिए इसको जानबूझ के हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें गैप रह जाएंगी तुम्हारी। लिख लो इसको बेटा, जेनेटिक्स के लिए जरूरी है। कॉन्सेप्ट 2, जल्दी। कॉन्सेप्ट सेकंड,
जीन किसे कहते हैं? देखो, कॉन्सेप्ट 2 है हमारे पास, जीन किसे कहते हैं और जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। जीन, जेनेटिक मटेरियल, जीनोम, सही है। इन सारी चीजों की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है। जीन किसे कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं और जीनोम किसे कहते हैं। चालू करते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे। हमने ये डीएनए बना लिया। देखो दो तरह की डेफिनेशन है जीन की, दो तरह की डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है मेंडेलियन जेनेटिक्स की, एक डेफिनेशन क्या है, मेंडेलियन जेनेटिक्स से है, या मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले टॉपिक से है। जीन क्या होता है, जीन कंट्रोल करता है ट्रेट। हमें नहीं पता जीन क्या है, मेरी बात समझो ध्यान से, सिंपल सा लॉजिक है। जीन जैसे ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मार्कर किसका बना है, मैं सिर्फ ये फील करता हूं कि मार्कर से लिखते हैं। तो मेंडेलियन वाली जो डेफिनेशन है, जो इस चैप्टर की है, इस चैप्टर की डेफिनेशन क्या है, जीन क्या कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है सिंगल ट्रेट को। ट्रेट मतलब एक तरह का कैरेक्टर, जैसे ये सब, या इसको हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये कौन सी डेफिनेशन है, ये मेंडल के जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। अगर मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से डेफिनेशन की बात करूं तो हम ये बोलेंगे कि जीन जो है ये डीएनए है। तो जीन डीएनए का एक टुकड़ा है जो एक प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है। तो जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। जब मॉलिक्यूलर में जाएंगे तो पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ डीएनए जो आरएनए बनाता है। अभी लिख रहे हैं जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो किसके लिए, जिसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन के लिए, विच हैव इंफॉर्मेशन किसके लिए, फॉर प्रोटीन। ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ रही है। यहां पर हम बता रहे हैं कि जीन डीएनए है, यहां पर हम जीन का फंक्शन बेस्ड डेफिनेशन लिख रहे हैं। ये समझ में आ रहा है। इस परिभाषा और इस परिभाषा में डिफरेंस समझ में आया सबको। पहली वाली डेफिनेशन ये कह रही है कि जीन केमिकली क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पता है कि ये जीन है, ये कैरेक्टर कंट्रोल करती है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, वो कहती है कि जीन डीएनए का वो टुकड़ा है जो क्या करती है, जो क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। अब वो प्रोटीन कैरेक्टर बनाएगा, वो बात की बात है, सही है। ये समझ में आ रहा है। तो यहां जीन का मतलब कैरेक्टर है, और यहां जीन का मतलब डीएनए का वो टुकड़ा है जो क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। अब अगर हम लोग बात करने जाएं जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा, मेरे पास ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास ये कोई सेल है, कोई कोशिका है, ठीक है। इसके अंदर ये डीएनए है, यस, इसके अंदर ये डीएनए है। अब ये मेरे पास एक जीन हो गई, यहां पे एक जीन, यहां हो गई एक जीन, यहां हो गई एक जीन, यहां हो गई, ये सब जीन है। तो जितनी भी जीन आपके पास इसमें प्रेजेंट है, जितनी भी जीन आपके पास यहां प्रेजेंट है, इन सबको मैं जेनेटिक मटेरियल बोल रहा हूं। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, नॉर्मली ध्यान से सुना, नॉर्मली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल किसी सेल का होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इट इज, नॉर्मली इट इज सम टोटल ऑफ, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स। जितनी भी जीन्स हैं, जितनी भी जीन्स हैं, उसके सम टोटल को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पर एक चीज और समझेंगे, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए सारी जीन की टोटल लेंथ से ज्यादा ही होता है, क्योंकि डीएनए पे बहुत सारा ऐसी जगह होती है जो जीन नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है, अरे बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है। बहुत सारा डीएनए नॉन कोडिंग होता है, वो जीन नहीं होता। हम सिर्फ ये समझते हैं, जैसे मैं एक रैंडम बोलता हूं बात, कि हम एस फेज में जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करते हैं। हम कॉपी डीएनए की कर रहे हैं, पर डीएनए के नॉन कोडिंग जगह से मुझे ज्यादा मतलब नहीं है। तो मुझे किसकी कॉपी चाहिए, जीन की कॉपी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे किसकी कॉपी चाहिए, जीन की कॉपी चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, एस फेज में कॉपी कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की। माइटोसिस में दो सेल बनते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल है, समझ में आ रहा है। एपोमिक्सिस में जो 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 ऑर्गेनिज्म बन, जो सीड बना,
उसका जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल से मैच कर रहा है। इसका मतलब जो जीन उसमें है वही जीन किसमें है, पेरेंट्स में। ये बात समझ पा रहे हो, बोलो, ये बात समझ पा रहे हो? तो जेनेटिक मटेरियल एक शब्द होता है किसके लिए, किसी भी सेल की, हमारे पास सारी जीन। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जेनेटिक मटेरियल का मैंने ये मतलब नहीं बोला कि वो सेल डिप्लॉयड हो। वो सेल कैसा भी हो सकता है, वो सेल बैक्टीरिया का सेल हो सकता है, वो सेल गैमेट हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो, स्पर्म क्या करता है, स्पर्म ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल, गैमेट क्या करता है, ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल टू एक जनरेशन टू दूसरी। तो जेनेटिक मटेरियल एक बक्सा समझो जिसके अंदर जीन रखी हुई है। समझ में आ रहा है, बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? तो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी सेल का सम टोटल ऑफ ऑल जीन, किसी भी सेल का, ऑफ एनी सेल। अब कोई भी सेल कुछ भी हो सकता है, वो प्रोकैरियोट हो सकता है, यस सर, वो यूकैरियोट हो सकता है, हाँ, वो गैमेट हो सकता है। गैमेट भी सेल होता है कि नहीं होता, वो क्या हो सकता है, गैमेट हो सकता है। ठीक है, अब मैं जाइगोट की माइटोसिस करता हूं, मोरुला में सारे सेल जेनेटिकली सेम है, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तुम्हारे स्किन सेल में इंसुलिन की जीन है, यस और नो? है, क्योंकि ये जाइगोट की माइटोसिस से बना है, तो इंसुलिन की जीन होती है। समझ में आ रहा है, बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं बोलता हूं एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब वो जीन प्रोटीन बनाए। जैसे यहां स्किन सेल में क्या है, जीन प्रोटीन नहीं बना रही इंसुलिन वाली, इसका मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करी, पर है तो। ये बात समझ पा रहे हो? तो ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। तो जितनी भी जीन है किसी की, उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब जीनोम क्या होता है? एक्चुअल में जीनोम क्या होता है बेटा, नॉर्मल टर्म है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितनी जीन है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितनी नंबर ऑफ जीन है, कितनी नंबर ऑफ जीन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इधर देखो सारे बच्चे, ये मान लो मैंने एक सेल बना दिया, ठीक है, इस पर ये क्रोमोसोम है, ध्यान से देखना, एक क्रोमोसोम ये है, जोड़ा ये रहा, एक 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 ये रहा। ध्यान से देखते चलना, इस पर कैपिटल ए जीन है, कैपिटल बी है, यहां स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, ठीक है, सही है। यहां पर कैपिटल डी है, यहां पर स्मॉल डी बना सकते हैं, नहीं, स्मॉल डी हमेशा कहां आएगा, पैरेलल। ये कैपिटल ई है, ये स्मॉल ई है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, मान लो स्मॉल वाई है। हम इसको जीनोम कह रहे हैं, इसको इसको क्या बोल रहे हैं, जीनोम, यस। तो अगर मैं जीनोम की डेफिनेशन की बात करूं, ये जीनोम है, तो जीनोम क्या होता है बेटा, अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो अगर क्रोमोसोम के बात क्रोमोसोम के लिए करो, तो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का आधा क्रोमोसोम आ जाएगा, जल्दी बताओ। दूसरा क्या होगा जीनोम, ध्यान सुनेंगे, दूसरा जीनोम क्या हो सकता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम की टोटल जीन्स। अगर मैं दो तरीके से परिभाषा बोलूंगा, एक क्रोमोसोम को लेकर ये वाला हो गया, अगर जीन को लेकर बोलूंगा तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम की क्या सारी जीन, ऑल जीन्स, यस। अब क्या है कि मैं बैक्टीरिया को हैप्लॉइड कंसीडर करता हूं, मैं बैक्टीरिया को क्या मानता हूं, कंसीडर करता हूं क्या, हैप्लॉइड, उसको मानता हूं वो हैप्लॉइड है। तो बैक्टीरिया में जीनोम और जेनेटिक मटेरियल सेम हो गया। अरे किसी को समझ में आ रहा है, जीनोम और जेनेटिक मटेरियल यहां क्या हो गया, सेम हो गया। हमारे अंदर क्या है बेटा, हमारे अंदर दो जीनोम होते हैं, हर सेल में कितनी कॉपी है, दो जीनोम है। कॉपी का क्या मतलब है, अगर ये मान लो हेयर कलर की जीन है, तो ये भी हेयर कलर की जीन है। तो जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ले लो, या क्या ले लोगे, हैप्लॉइड सेल में कितनी जीन है। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है? अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया को हम हैप्लॉइड कंसीडर करते हैं, तो उसमें जीनोम और जेनेटिक मटेरियल क्या है, सेम है। जैसे आप जब बायोटेक पढ़ोगे, तो बायोटेक में बोला जाएगा आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए।
तो बैक्टीरिया के पास दो तरह के डीएनए हैं। एक जो उसका मेन डीएनए है, जिसको जीनोमिक डीएनए कह रहे हैं, जिसपे सारी जीन है। एक उसमें प्लाज्मिड है, तो उस पर भी जीन है। समझ में आ रहा है? तो वहां पर जीनोम और जेनेटिक मटेरियल एक ही बात है। लेकिन अगर मैं स्किन सेल की बात करूं, तो स्किन सेल में एक जेनेटिक मटेरियल में दो कॉपी है जीनोम की। क्लियर है? जीनोम, जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों जीन के ही बने हैं। फिर रिपीट करता हूं, ये किसी सेल का टोटल डीएनए है। इस टोटल डीएनए पर जितनी भी जीन है, सबको मिलाकर उसका जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है? वो जेनेटिक मटेरियल अगर क्रोमोसोम के जोड़ों में आता है, पेयर में आता है, तो जो हैप्लॉइड पे जितनी जीन है उसे जीनोम बोलते हैं। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जेनेटिक मटेरियल प्रोजेक्ट नहीं है। उसने किसी हैप्लॉइड सेल या हैप्लॉइड सेट की जीन निकाली है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब उसने, और लिया भी उसने मेल का होगा। रीजन, क्योंकि वाई क्रोमोसोम भी उसने कैलकुलेट किया है। किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जीनोम का मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की जीन्स। जेनेटिक मटेरियल एक रैंडम शब्द है, जिसका मतलब होता है किसी भी सेल की सारी जीन। क्लियर है? गैमेट में जेनेटिक मटेरियल और जीनोम एक ही बात है। सही है? जाइगोट में एक जेनेटिक मटेरियल में, सॉरी, एक जेनेटिक मटेरियल में जाइगोट में कितने जीनोम होंगे? दो। एक जेनेटिक मटेरियल में दो जीनोम होंगे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपको क्वेश्चंस को हैंडल करने में एक अलग तरीके से, कितने जीनोम है, दो, मदद करेगा। ठीक है? क्लियर है? सही है? इसको यहीं रोकते हैं, लिख लो इसको यहां तक। हाँ, जीनोम बोल दे, जीनोम बोल दे, पर तू उसको क्या बोलेगा? ऑर्गेनल जीनोम। उसको क्या करेगा अलग से? एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। जीनोमिक डीएनए जो है, आप क्या है कि जीनोम का मतलब हैप्लॉइड सेट हो गया, जेनेटिक मटेरियल। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी जीन है, तो आप उसको क्या बोलोगे? ऑर्गेनल का जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलोगे? ऑर्गेनल का जेनेटिक मटेरियल, या जीनोम बोल दो, क्योंकि वो भी हैप्लॉइड ही होता है, वो जोड़े में नहीं होता। अच्छा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होने में फायदा नुकसान होता है क्या? हैप्लॉइड होने से फायदा है कि नुकसान है? नुकसान क्या है? हैप्लॉइड होने से नुकसान क्या है? ठीक है, मियोसिस नहीं कर सकता। और कोई रीजन? मान लो किसी के पास दो जीन है, कैपिटल ए स्मॉल ए, या कैपिटल ए है, तो अगर कैपिटल ए में म्यूटेशन होगी तो दूसरी वाला वो कैरेक्टर बना जाएगी। डिप्लॉयड होने से ये फायदा होता है। एक्चुअल में क्या होता है, हैप्लॉइड में अगर म्यूटेशन हुई तो 100%, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनमें म्यूटेशन आसानी से दिखती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसमें एक ही सेट है। मान लो तुम्हारे पास कैपिटल ए और कैपिटल ए जीन है, समझना ध्यान से, कैपिटल ए और कैपिटल ए जीन है, इसमें म्यूटेशन हो गई, तो ये है तो नॉर्मल प्रोटीन बनाने के लिए। डिप्लॉयड में क्या, हैप्लॉइड में क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ ये है, अगर इसमें म्यूटेशन हो गई तो या तो वो प्रोटीन बनेगी ही नहीं, मान लो बनी नहीं, तो वो हो सकता है ऑर्गेनिज्म ही मर जाए। तो हैप्लॉइड में म्यूटेशन आसानी से हो जाती है। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? हैप्लॉइड में म्यूटेशन आसानी से हो जाती है। वायरस, छोटे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये नॉर्मली एक ही कॉपी होती है, इसीलिए ये म्यूटेट भी आसानी से कर जाते हैं। क्लियर है? म्यूटेट, क्योंकि ये नॉर्मली, डिप्लॉयड का फायदा ये है कि उसको दो कॉपी दे दी है, लग्जरी दे दी है। ठीक है? तो उससे क्या होगा, अगर किसी एक में म्यूटेशन हुई भी तो दूसरी कॉपी है ना उसको संभालने के लिए। क्लियर है? बोलो। हाँ बेटा। जीन को, नहीं, डीएनए ही डबल स्ट्रैंड होता है ना। एक्चुअल में क्या होता है, हम सिंगल स्ट्रैंड के साथ दिक्कत यह है कि सिंगल स्ट्रैंड में और फास्ट म्यूटेशन होगी। एक्चुअल में क्या है कि जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना जेनेटिक मटेरियल का, वहां पढ़ाएंगे कि डबल स्टैंडर्ड होना आइडेंटिकल है, क्योंकि उससे आप म्यूटेशन से बचा सकते हो। कैसे बताता हूं, ए के सामने टी है, टी के सामने ए है, जी के सामने मान लो टी लिख दूं मैं, तो गलत है ना, तो मुझे पता चल जाएगा गलती क्या है। सिंगल स्टैंड में गलती पता नहीं चलती, तो प्रूफ रीडिंग नहीं होती। ठीक है? हम दो चीजें पढ़ाएंगे, एक डीएनए डैमेज रिपेयर और एक पढ़ाएंगे प्रूफ रीडिंग, वो बात करेंगे। ठीक है? कल से यहां से कंटिन्यू करते हैं। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, है ना, डीएनए पे